नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने बराबर गेटमेंट क्लासेस में। और आज आपके सामने जो हम चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। कथन और पूर्वधारणा बोला जाता है इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का अगर कहीं हिंदी में कहा जाता है कथन एवं पूर्वधारणा, या कभी कभी धारणा लिखा जाता है कथन और धारणा। कथन और पूर्व धारणा वाला चैप्टर रहता है। कहें तो अगर इस चैप्टर का वेटेज की अगर बात करें तो अगर कभी आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं यूपीपी में या यूपीएसआई में, तो यहाँ से मेरे भाई कम से कम एक क्वेश्चन बनेगा। शायद हमें जहाँ तक ध्यान आ पा रहा है, कथन पूर्व धारणा से एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आएगा और एक ही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आएगा। और कथन पूर्व धारणा का कहें तो एक क्वेश्चन का वेटेज आपने देखा होगा जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है, उसमें जो पेपर होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, वहाँ पर एक क्वेश्चन का वेटेज। अदरवाइज अगर जूनियर असिस्टेंट का यूपी ट्रिपल एस सी कोई एग्जाम ले रहा होता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन का वेटेज जरूर डालता है। और ये वाला जो भाग शुरू हो रहा है ये एनालिटिकल रीजनिंग का है, विश्लेषणात्मक रीजनिंग की जाती है। इसमें कोई फॉर्मूला होता नहीं है, कोई ट्रिक होती नहीं है। इसमें सिर्फ आपका तर्क कितना मजबूत है, आप कितना सोच पाते, सिर्फ आपकी आईक्यू पे डिपेंड होता है इस क्वेश्चन का आंसर सही होना और गलत होना। अभी तक इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना है और इसीलिए ये वो चैप्टर हैं जो ज़्यादातर लोगों के मजबूत नहीं होते हैं। बस ये चैप्टर मजबूत होने का एक ही रास्ता है कि जो हम करें, जो हम आपको तरीके बताएं वो फॉलो करो और जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए उनको सबको रगड़ डालो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर किसी भी स्टेट के हो, सेंट्रल एग्जाम के हो। इसका यही एक रास्ता बचा है अगर हमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को पूरा करना है। स्टेटमेंट अजम्पशन एक चैप्टर नहीं है। जब आप ये पढ़ रहे होंगे तब आपके सामने एक पॉइंट आएगा, इसको कहा जाएगा कथन, कहें तो स्टेटमेंट। जब आपके सामने कोई कथन आएगा तो कथन पर आधारित एक चैप्टर नहीं होगा, एक तो आपको पूर्वधारणा करना पड़ेगा और इसी पर आधारित एक चैप्टर मिलेगा आपको निष्कर्ष वाला, और इसी पर आधारित चैप्टर मिलेगा आपको तर्क वाला, और इसी पर आधारित चैप्टर मिलता है कार्यवाही वाला, और इसी पर आधारित एक चैप्टर और होता है जो कि बोला जाता है कारण एवं प्रभाव। तो आपको जो हम पढ़ा रहे होंगे ये वाला चैप्टर, यकीन मानिए अगर हमारी क्लास में आप लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको इन सभी में सबसे पहले पूर्वधारणा पढ़ा रहे होंगे, फिर निष्कर्ष पढ़ाएंगे, फिर तर्क, फिर कार्रवाई, और उसी के साथ में हम कहीं पे कारण और प्रभाव पढ़ रहे होंगे। कहे तो जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है ऐसे ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है ये वाला, कि जो हमारी पूर्वधारणा होती है, ये पूर्वधारणा होती है हमारे कथन से पहले की बात होती है। कहे तो कथन में छिपा हुआ मीनिंग दे रही होती है, हिडन मीनिंग। ये हिडन मीनिंग कहे तो ये उसी में समाहित होता है जो पूर्वधारणा होती है। पूर्वधारणा कभी निष्कर्ष नहीं हो सकती मेरे भाई। पूर्वधारणा इसका मतलब अभी आपके सामने जब एग्जाम्पल पेश करेंगे बोले हाँ इसका रियल मीनिंग तो ये है, आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि आप पूर्वधारणा ही क्यों कहा इसको। ये इसकी धारणा बोला जाता है, इसका मतलब ये इसका नियम है, ये धारणा है इसकी। तो ये वाली बात निकल के आएगी इसमें निष्कर्ष नहीं ढूंढ रहे होंगे। आपको पहले हम चैप्टर कराएंगे बेटा, पूर्वधारणा कराएंगे, और पूर्वधारणा जब चैप्टर करा रहे होंगे तो ये मान लो कि जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, देखो इस एग्जांपल को देख के क्या लग रहा है? यहां पर लिखा हुआ है कि आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। आज रात बारिश हुई और ज़मीन पर फिसलन है, और आपने कहा कि इसमें कुछ चीज़ अंडरस्टूड है, छिपी हुई है, जो कि तुम्हें अपने आप उसका मीनिंग दे पा रही है। बोले यहाँ पर ये लिख दिया आज रात बारिश हुई, ज़मीन पर फिसलन है। इसका मतलब अगर आप इसके वक्ता होंगे, अगर आप इसके स्पीकर बन जाइए, इसका आप स्पीकर बन के सोचिए यार कि आज रात बारिश हुई, ज़मीन पर फिसलन है। इसका मतलब है कि बारिश के पानी से फिसलन होती है। यहाँ पर जो हिडन मीनिंग दे रहा मेरे भाई, अब इस पहले उदाहरण से आपके दिमाग में जरूर ये वाली बात जाएगी कि
कि सर क्या होती है पूर्व धारणा, क्या होती है धारणा, है क्या धारणा, ये एजम्पशन क्या है, हम क्या एज्यूम कर पा रहे हैं। मैंने कहा आज रात बारिश हुई, फिसलन है, इसका मतलब ये बात तुम्हें पहले से पता, अगर बारिश होती है तो पानी बरसता है और पानी से क्या होती है, फिसलन। यहाँ पर कहीं ये लिखा है आज रात बारिश हुई, पानी से फिसलन होगी, ये बात तुम अपने आप की धारणा है तुम्हारी, है यही तो तुम्हारी धारणा है। और इसी चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी धारणा क्या है ये आप पहले से आपको पता है, इसका जो हिडन मीनिंग है छुपा हुआ है। अगर किसी ने कहा कि आज रात बारिश से फिसलन होगी, इसका मतलब आपको पता है कि पानी वर्षा होगा और पानी से फिसलन हुई होगी। ये वाली बात इसमें छिपी हुई निकली, इसी को कहते हैं पूर्व धारणा। क्या हम इसको ये कह सकते हैं इसी में अंदर का मीनिंग है, कोई निष्कर्ष नहीं है। समझ पा रहे हो? अभी एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण पेश करेंगे, पर इससे ये जान पाएंगे हाँ कि पूर्व धारणा होती क्या एक्चुअल में। पूर्व धारणा होती है वो कथन से पहले की चीज होती है। मैंने कहा फिसलन होगी, फिसलन से पहले उसकी एक पूर्व धारणा छिपी हुई है कि बारिश के पानी से, कि फिसलन पहले होती है बाद में पानी आता है, नहीं भाई पहले पानी आता है उसके बाद में फिसलन होती है। तो मैंने कहा अगर ये हमारा कथन लिखा हुआ है तो ये वाली बात इससे पहले की है। अगर फिसलन हुई है तो इससे पहले की बात ये हमें पता है कि बारिश से पानी होगा और पानी से ही फिसलन होगी। ये वाली बात लिखी हुई है कि पानी से फिसलन होती, तो हमने ये वाली बात धारणा तूने बना रखी है, इसे कहते हैं पूर्व धारणा। एजम्पशन करना, एज्यूम करना, मानना, ऐसा होता है। बात समझ पा रहे हो? एक उदाहरण ये रहा और दूसरा उदाहरण ये रहा, इसको एक बार देखिए और इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आई कैन नॉट गिव यू माई बाइक, बाइक डू नॉट हैव पेट्रोल, बाइक डू नॉट हैव पेट्रोल। तो इसमें क्या पूर्व धारणा छिपी हुई है, क्या पूर्व धारणा नेता है, हिडन मीनिंग क्या है, इसकी धारणा क्या है, एज्यूम क्या कर पा रहे हो। ये लिखा हुआ है मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है, इसका मतलब एक छिपा हुआ मीनिंग दे रहा है, हिडन मीनिंग दे रहा है कि बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चलती है। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, लेकिन ये पूर्व धारणा है। अगर आपसे कहा बोले हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पर यह कहीं लिखा है मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है, इसका मतलब इसमें जो मीनिंग छिपा हुआ है, इसमें जो पूर्व धारणा छिपी हुई है, सॉरी इसमें जो पूर्व धारणा छिपी हुई है, इसमें पूर्व धारणा जो छिपी हुई है वो पूर्व धारणा ये है बिना पेट्रोल की बाइक, हाँ बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चलती। क्या ये बात लिखी हुई थी? नहीं, ये तुम्हारी धारणा है, ये तुम एज्यूम कर बैठे इससे पहले की बात। मैंने कहा यार बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो ये तुम्हें पता है बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चलती है। ये बात तुम पहले के सोच रहे हो। जब मैंने बोला कि मैं तुम्हें बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो ये वाली बात जो तुम सोच रहे हो बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चलती, ये तुम्हें पहले से पता था। तो मेरे स्टेटमेंट से पहले की वाली घटना है जो आपको मैंने ये वाली लिख रखी है पूर्व धारणा। ये पूर्व धारणा हमारे स्टेटमेंट से पहले की चीज होती है, स्टेटमेंट से पहले की चीज होती है, ये पहले से हमारी धारणा बनी हुई है। ये स्टेटमेंट बोलने से पहले की धारणा है कि बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चलती है। तभी तो तुमने इस वाले मीनिंग को एज्यूम कर पाया, आपने मान लिया कि इसका मतलब बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चलती है, इसीलिए मना कर रहे हैं। यही तो लिखा हुआ, दोबारा से पढ़ लो, मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो तुम्हारी धारणा इस स्टेटमेंट से पहले की है, पहले से तुम ये मान रहे हो बिना पेट्रोल की बाइक नहीं, तुम मांगोगे बाइक नहीं मांगोगे। तो हम आपको ये सिखाना चाह रहे पूर्व धारणा होती क्या है। अब शायद तो एग्जाम्पल के बाद आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि सर पूर्व धारणा को देखना किस नजरिए से है। अभी तो मैंने ये सिंपल से उदाहरण लिए हैं, अभी कई प्रकार के उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। कुछ चेतावनी वाले करेंगे, कुछ कारण और प्रभाव वाले पेश करेंगे। कभी कारण होगा प्रभाव होगा, कभी कारण नहीं होगा तो प्रभाव दिखाई देगा आपको, कभी प्रभाव नहीं होगा तो कारण दिखाई देगा। तब हम पूर्व धारणा को कैसे एज्यूम कर रहे होंगे। एज्यूम करना ही तो हमारा एजम्पशन, एजम्पशन में ऑलरेडी मीनिंग छिपा हुआ है एज्यूम करना, मतलब पहले की क्या धारणा है उसको मानना। इसमें धारणा नियत हो सकती है, वो वाली की नहीं हो सकती है। मैंने कहा तुम्हें मैं बाइक नहीं दे सकता कारण पेट्रोल नहीं है, और पूर्व धारणा ये लिखते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, बिना पानी की बाइक नहीं चलती। पूर्व धारणा सही है क्या? नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये कहें बिना पानी की बाइक नहीं चलती है तो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी पूर्व धारणा है ही नहीं। इसमें कह रहा है बाइक में पेट्रोल नहीं है इसलिए नहीं दे पाऊंगा तुमको, तो पूर्व धारणा ये बनी हुई है कि पेट्रोल से ही बाइक चलती है। अच्छा, तीसरा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? तेंदुलकर आ गया, अब इंडिया जीत सकती है।
यहाँ पर लिखा हुआ है तेंदुलकर इज अ गुड बैट्समैन एंड अ गुड बैट्समैन लीड टू इंडिया विन। मैंने कहा एक मैच चल रहा था, बहुत फंसा हुआ था मैं, वनडे मैच था, 450 रन बन चुके थे, 450 रन बन चुके थे और स्टार्टिंग में ही पता चला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने 450 का टारगेट दिया इंडिया को और पहले ही आते ही स्टार्टिंग के ओपनर पहले ही ओवर में ढेर, पहली ओवर में विकेट गिर गए, तो ओपनर चले गए। अब मेरे भाई आए तेंदुलकर आए तो आपने कहा इंडिया जीत सकती है अभी। इसका मतलब आपकी पहले की धारणा बनी हुई है, इसका मतलब तेंदुलकर का रिकॉर्ड पहले अच्छा रहा है, ये जिता सकता है। क्या कभी ये कह सकते हो कि वो आशीष नेहरा आ गया अब इंडिया जीत सकती है? आशीष नेहरा को जानते हो, पहले एक बॉलर रहा है, आपको पता है आशीष नेहरा आ गया है अब इंडिया जीत सकती है, इसका मतलब ये धारणा निहित, क्योंकि पहले की धारणा ही नहीं है। आशीष नेहरा तो एक बॉलर रहा है, जीता कौन सकता है? पूर्व धारणा पहले की तुम्हारी क्या बनी हुई है, समझ पा रहे हो? मैंने कहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच फंसा हुआ है और 450 रन का टारगेट, पहली ओवर में ओपनिंग हमारी बोल्ड हो गई भाई, क्लीन बोल्ड, और दोनों ने 0 रन पे आउट हो गए हैं। अब तीसरे नंबर पे अगर हमारा आशीष नेहरा आ जाए, हम क्या आशीष नेहरा आ गया अब इंडिया जीत सकती है भाई, तो ये पूर्व धारणा निहित नहीं है भाई, गलत बोल रहे हो। हाँ, तेंदुलकर बोला, इसका मतलब तुम्हारी पहले से धारणा बनी हुई है कि तेंदुलकर ने पहले भी रिकॉर्ड अच्छे बनाए हैं, इसकी वजह से हो सकता आज फिर चल जाए, भले चाहे मेरे 2 प्लेयर चले गए स्टार्टिंग के, ये तीसरा आया वो अच्छा वाला आया है, हो सकता है इंडिया अभी भी जीत सकती है ना। पता चला कि अभी 100 रन बनाने को बचे हैं और लास्ट के 5 ओवर हैं, और पता चला सबसे लास्ट वाले बॉलर बचे हुए हैं, एक कुलदीप यादव बैटिंग कर रहा है और एक और कोई मान लो एक मोहम्मद शमी बैटिंग कर रहा है, तो कि पता नहीं है भाई जीतेगी कि नहीं जीतेगी। और पता चला सबसे लास्ट के 5 ओवर बचे हैं और एक तरफ रोहित शर्मा है और एक तरफ विराट कोहली है, तो अभी चांस हैं। इसका मतलब तुम्हारी पहले से पूर्व धारणा बनी हुई है कि ये जिता सकते भाई, अच्छे प्लेयर हैं, तो यही तो पूर्व धारणा पहले से तुम्हारे दिमाग में क्या एज्यूम हो रहा है, एजम्पशन तो समझ पा रहे हो? अच्छा आ जाओ, इस वाले में क्या लिखा है, इसका एजम्पशन क्या ये सही हो सकता है, तेंदुलकर इज अ गुड बैट्समैन लीड्स टू इंडिया विन, मतलब एक अच्छा बैट्समैन है तेंदुलकर और ये इंडिया को जिता सकता है, बिल्कुल पूर्व धारणा निहित है, इसी को हम कहेंगे सही है। ये हमारा कथन दिया हुआ है और ये पूर्व धारणा इंग्लिश में लिखी हुई है एजम्पशन। समझ पाए हो मेरी बात? अच्छा, अगले पे चल रहे, आपके सामने एक और उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगला है, अच्छा एक उदाहरण और देख लो इधर, मैंने कहा यार हमने कहा 625 और बराबर 25, आप कक्षा 12 में आ चुके हैं और जैसे ही क्लास 10th में एंट्री करी, मैथ वाले टीचर आए, उन्होंने कहा अंडर रूट 625 बराबर 25। समझ पाए कुछ? बोले हाँ, कि हमारी पहले से पूर्व धारणा बनी हुई है, मैंने छोटी क्लासों में सीखा है 625 को पहले 25 गुणे 25 सीखा जाता है और फिर इसका एक पेयर बन के हमारा 25 निकलता है, तो मेरी पूर्व धारणा पहले से क्या बनी हुई है, यही तो पूर्व धारणा है। हमने जैसे ये लिखा तुमने कहा सही है, कैसे सही बोल पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि 625 25 में टूटेगा और इसके बाद आंसर 25 आना है, इसका मतलब यही तो पूर्व धारणा, यही तो हिडन है। अगर हम डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं तो इसमें क्या पूर्व धारणा हो सकती है, क्या पूर्व धारणा सही हो सकती है? इसका मतलब तुम्हें पता है कि 25 गुणे 25 अगर अंडर रूट में होता है तो आंसर 25 ही आता है। तो अगर वो नहीं लिखता है तो ऐसा वो क्लास टीचर एज्यूम करके चलता है, वही तो एजम्पशन होती है, वो क्लास टीचर एज्यूम करके चलता है उस सब्जेक्ट टीचर कि तुम्हें पता है 625 का मतलब 25 ही आता है, क्योंकि तुम्हें ये वाला स्टेप ऑलरेडी पता है कि ये वाला 25 गुणे 25 में टूटेगा तो हमारा आंसर यही बनेगा। समझ पा रहे हो? तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा हो जाएगी। अगर ऐसा लिख दे, कथन ये लिख के दे दे आपको बाई चांस और पूर्व धारणा में ये लिख दे तो ये पूर्व धारणा सही होगी, यही तो पूर्व धारणा है, तुम्हारे दिमाग में यही तो पहले से सेट है। अगर ऐसे लिख के देगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 625 को 25 लिखता है एक अध्यापक, तो इसकी क्या पूर्व धारणा हो सकती है? वो लिखते हैं अंडर रूट 25 गुणे 25, यही तो पूर्व धारणा है, हिडन मीनिंग दे रहा है ना, यही तो छिपा हुआ है, छिपा हुआ था लेकिन आपको पहले से धारणा बनी हुई थी। अच्छा एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपके सामने, ये वाला देखो, सलाह दी जा रही है। अब आपके टाइप शुरू हो जाते हैं, एजम्पशन में भी टाइप, पूर्व धारणा में भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन पेश किया जा रहा है वो हमारा एडवाइस से रिलेटेड है, आपको सलाह दी जाएगी और सलाह हमेशा मानी जाती है। अगर किसी के द्वारा सलाह दी जाती है वो अच्छी सलाह मानी जाएगी, वो अगर सलाह पॉजिटिव वे में हो। देखो
कथन में लिखा है तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ए ने बी को सलाह दी। मान लिया कि हमने आपको सलाह दे दी कि आपको अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ, मान लिया एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये आपसे कह दिया, आपको सलाह दी, आपको खराब लगेगा? नहीं यार, हमने ठीक कहा आपसे। अब इसकी पूर्वधारणा क्या हो सकती है? इसकी पूर्वधारणा ये हो सकती है भाई साहब कि भाई साहब झोला छाप को दिखाओगे तो दिक्कत हो सकती है, विशेषज्ञ अच्छे सही कर लेते हैं। क्या अगर हम ये कहें कि तुम्हें अपने बच्चे को झोला छाप डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ए ने बी को 20 से सलाह दी, तो मेरी सलाह मानोगे तुम? नहीं मानोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ए ने बी को सलाह दी, और इसकी पूर्वधारणा क्या हो सकती है? एक विशेषज्ञ डॉक्टर किसी बीमारी को साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से ठीक, अंतर होता है ना, ये दिमाग में पहले से सेट है ना कि पता चलता है जब झोला छाप काम नहीं करता तो हम बड़े बड़ी महानगरों में जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते जाके। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो वाले उस रोग के विशेषज्ञ होते हैं, है ना, उसी के एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं, और वो देख लेते हैं इस वाले रोग को कैसे सही करना। तो साधारण डॉक्टर की अपेक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अच्छे से ठीक कर पाते हैं। ये आपकी पहले से पूर्व धारणा बनी हुई है दिमाग में, और सही भी है। इसका मतलब सलाह ये वाली ठीक है। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है इस बात की, तो ये वाला मीनिंग ऑलरेडी हिडन है कि एक अच्छा डॉक्टर होता है वो एक साधारण डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर से अच्छा काम करता है। सही है ना? तो ये पूर्वधारणा नियत होगी कि नहीं होगी? भाई नियत होगी, सही रहेगी ये वाली पूर्वधारणा। सही है। यहाँ पर ये लिख देता एक विशेषज्ञ डॉक्टर साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से सही नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाती पूर्वधारणा। भाई हमने सलाह अच्छे के लिए दी लेकिन पूर्वधारणा तुमने उल्टी बोल दी। समझ पा रहे मेरी बात? आ जाओ आगे। अगली हमारी पूर्वधारणा बनी हुई है, देखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एक दिया हुआ है, बताओ ये सही होगा या गलत होगा? ये वाला हमारा जो टाइप आ गया मेरे भाई, मान लेना समथिंग एज्यूम्ड, कुछ मान लिया जाएगा, कुछ एज्यूम कर लिया जाएगा। वो एज्यूम करके क्या उत्तर दे सकते हो आप? जैसे अभी मैंने आपको सलाह कराई थी, हमने जो टाइप बदलने हैं तो यहाँ से शुरू करा था मैंने टाइप, यहाँ से पहला टाइप कराया मैंने सलाह, ये हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा टाइप ऑफ एजम्पशन शुरू हो गया। यहाँ से हमारा शुरू हो चुका है टाइप ऑफ एजम्पशन। पूर्वधारणा के प्रकार शुरू हो चुके हैं। इसमें पहला प्रकार आ चुका है सलाह देने वाला, और दूसरा टाइप आपके सामने शायद पेश कर दिया है जो कि हमारा है मान लेना। बेटा इस वाले कथन को देखिए एक बार, और यकीन मानो जितने हम आपको टाइप कराएं, टाइप को अगर अच्छे से कर लिया, हम डायरेक्ट आपको ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट रेलवे के क्वेश्चन सामने लाएंगे। लगभग हमारे सामने जो आपके क्वेश्चन होंगे वो लगभग 60+ क्वेश्चन कराएंगे क्लास में। जितनी जल्दी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए, आप समझ पाओ क्या होती है एजम्पशन। हमें लगता है हर बच्चे को हल्का हल्का समझ में आने लग गया है कि पूर्वधारणा होती क्या है, क्योंकि उसी में मीनिंग हिडन देता है, उससे पहले की चीज होती है पूर्वधारणा। अच्छा, जब ये वाले क्वेश्चन निकालोगे तब रेलवे के आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन सामने देखेंगे, तब देखना आप कैसा एज्यूम कर पाते हो, कितनी जल्दी उत्तर दे पाते हो। अच्छा, इस बारे में देखा है इस संस्था के सदस्यों की अगली मीटिंग 1 साल के बाद होगी, 1 साल के बाद होगी। और मैंने कहा पूर्वधारणा क्या हो सकती है? यह संस्था अगले 1 साल तक, ये मानना पड़ेगा तुम्हें, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं ना ये कथन और पूर्वधारणा वाला चैप्टर अगले साल पढ़ाएंगे, तो ये वाली पूर्वधारणा तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुकी है कि ये वाली कोचिंग अगले 1 साल तक खुली रहेगी। क्या कहते हो? और यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर तुम मान रहे हो, उसने ये गारंटी नहीं दी है कि खुली रहेगी ये वाली, ये संस्था खुली रहेगी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसने लिखा इस संस्था के सदस्यों की अगली मीटिंग 1 साल के बाद होगी। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि 1 साल तक ये संस्था काम करेगी, इसलिए ऐसा काम शेड्यूल करा जा रहा है। यही तो लिखा हुआ है, यह संस्था अगले 1 साल तक काम करता होगा, करता रहेगा। इसका मतलब ये पूर्वधारणा नियत है कि नहीं नियत है? गलत है, ये अंतर नियत है। जब ये चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तब वहां पे ऑप्शन होंगे इम्प्लिसिट और नॉट इम्प्लिसिट। इसको कहा जाता है पूर्वधारणा अंतर्निहित है, मतलब छिपी हुई है मीनिंग या नहीं है। नॉट इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट ऐसे ऑप्शन होंगे। हम ऑप्शन आपको दिखा सकता हूं, पहले देखो।
जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। ऑप्शन आपके पेपर में कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे, शायद हमें स्टार्टिंग में भूल गए थे दिखाना ऑप्शन, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब तो देखेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने लग गए, लेकिन एक बार ऑप्शन पे नजर डालो। क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा आपको, क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, और इस वाले में आप देख के ये कहेंगे सर जी इस वाले में क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है हमें। पहला, हाँ दूसरा ये है, पहला ये है और दूसरा एजम्पशन ये वाला लिखा हुआ है, पहला एजम्पशन ये वाला लिखा हुआ है। और इसका कथन कहाँ पे बेटा, ये कथन लिखा हुआ अगर आप देख पा रहे हो। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अर्जित करता है उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकता है। लोग इस निर्णय का स्वागत कर सकते हैं और सरकार अपने निर्णय को क्रियान्वित करने में समर्थन दे सकती है। ये वाले जब हम करेंगे सही करना गलत करना सरकारी निर्णय को, तो आगे बताएंगे। अभी आपको इस वाले क्वेश्चन को देखना, हालांकि पहला वाला सही है और दूसरा है इस निर्णय से होने वाले राजस्व की हानि को सरकार सहन कर सकती है, तभी तो ये वाला काम किया गया है। अगर हम ये करते हैं, मैं कल भंडारा करने वाले हैं, तो अगर आप ये कहो कि सर जी भंडारा का रुपया खर्च कर सकते हैं, ये बहन कर सकते हैं ये वाला खर्च, तो ये पूजाड़ा हमारे अंदर नियत है, तभी तो सर ने भंडारा करा है, क्योंकि हमारे पास इतने रुपया थे, इतना खर्च बहन कर सकते हैं, तभी तो भंडारा किया है, तो ये पूजाड़ा सही जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है तो मेरे भाई इस निर्णय से होने वाले राजस्व की हानि, मतलब राजस्व से रुपया खर्च होगा, उसका सरकार सहन कर सकती है। इसका मतलब उस ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन से डरना नहीं है मेरे भाई, कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। सिर्फ आपको बड़े ठंडे दिमाग से शांत मूड से क्वेश्चन को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। सही चला जाए अच्छी बात है, गलत जाएगा तो मेरे भाई आपका गलत नहीं जाएगा, बहुतों का गलत जा रहा होगा अगर क्वेश्चन टिपिकल हुआ। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो शायद उन परसेंटेज के 10% लोगों में अगर आ गए तो आपका मार्क बहुत इंक्रीज करेगा। आपको ये मेरिट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं अगर सही चले जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चों को गलत हो जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। अच्छा इधर आ जाओ, आपको ऑप्शन का फॉर्मेट दिख गया। हालांकि जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मात्र एक उदाहरण दे रहे हैं और इसी को सही और गलत दिखवा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम आपको टाइप दिखवा रहे हैं, दूसरा टाइप करवा दिया मैंने, और अगले पे आ जाओ तीसरे टाइप पे। जब आपको तीसरा टाइप दिया जा रहा है, डाटा या आंकड़े यानी डाटा अवेलेबिलिटी दिखा दी जाए कि डाटा दे रखा है, इस पर आधारित उदाहरण कैसे मानेंगे। तो मैंने कहा कथन लिखा हुआ है देश में, क्या सभी को साफ दिख रहा है, एक बार देखना इसमें क्लियर आ रहा है, 1 सेकंड दो मेरे भाई। ठीक है दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम। देखो भाई तीसरा हमारा टाइप ये है डाटा। ये हमारा कथन दे रखा है बेटा, कथन दिया हुआ है कि देश में बिकने वाले सभी टीवी सेट्स की बिक्री, देश में बिकने वाले सभी टीवी सेट्स की बिक्री में एक्स ब्रांड का टीवी सबसे अच्छा। ये बात समझ में आ गई। ये पता चला कि मार्केट में मान लिया कि इस टीवी को हटा के मैंने कहा मार्केट में सभी मोबाइलों में रियलमी का मोबाइल सबसे अच्छा बिकता है। बात समझ में आ रही है। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश में बिकने वाले सभी टीवी सेट्स की बिक्री में कोई एक्स ब्रांड दे रखा, मान लिया सोनी का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है ना, हायर का हो सकता है। मैंने कहा एक्स ब्रांड का टीवी सबसे अच्छा बिकता है। अब इसके पीछे की पूर्वधारणा देखो एक बार, सभी टीवी सेट्स की बिक्री का डाटा, तभी तो तुम बोल पा रहे हो। ये पूर्वधारणा नियत है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इस बार ना इस एक्स ब्रांड का कोई टीवी है, मान लिया कि पता चला सैमसंग का टीवी, इस बार सभी ब्रांड की टीवी सबसे ज्यादा बिक्री सैमसंग की हुई है, इसका मतलब आपके पास डाटा उपलब्ध होगा तभी आप बता पा रहे हो। पता चला आपने 10 लोगों के घर में देखा होगा, पता चला 8 लोगों के घर में सैमसंग की टीवी लगी और कोई लगाया हो यहाँ पे टी सीरीज की टीवी लगी हुई है, पता चल गया आपके पास आंकड़ा है तब बोल पा रहे हो। इसका मतलब इसके पीछे का हिडन मीनिंग दे रहा है कि आपके पास डाटा उपलब्ध है। यही तो रखा है सभी टीवी सेट्स की बिक्री का डाटा आपके पास। क्या ये इसकी पूर्वधारणा बता रहा है? हाँ, इससे पहले का मीनिंग बता रहा भाई। अगर आपने ये वाली बात बोली है तो ये वाली बात आपको पहले से पता थी, तो ये वाली हमारी पूर्वधारणा।
अंतर्निहित। ऑप्शन में अगर आंसर देंगे कि पूर्वधारणा अंतर्निहित है, इम्प्लीसिट है। अच्छा दूसरा देखो, अच्छा वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखो आपके सामने कारण और प्रभाव वाले, देखो मेरे भाई कारण और प्रभाव दिया होगा, आपको साफ नजर आएगा इस कारण का ये प्रभाव है कथन में, और उसी को रिलेट करना है उसके एजम्पशन को। क्या बोला? कारण और प्रभाव आपको कथन में दिखाई देगा, उसको रिलेट करना है उसके एजम्पशन से। अगर उससे रिलेट करेगा, उसी के बारे में बात करेगा, तब तो एजम्पशन ठीक है, अदरवाइज गलत है। आओ इस वाले के बाद पढ़ते हैं केस नंबर 1, कारण और प्रभाव में केस नंबर 1। लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक। लड़की मतलब गर्ल्स टू क्लेवर टू बी फेल्ड, मतलब लड़की फेल नहीं होती है, लड़की चालाक फेल नहीं होती है, वो इतनी चालाक की फेल नहीं होती, इसका मीनिंग ये दे रहा है। लड़की इतनी चालाक है कि फेल नहीं होती है, लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है। लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक, इसका मतलब ये नहीं वो फेल होना चाहती है। लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक का मतलब है कि वो फेल नहीं होएगी, इतनी चालाक है, इतनी चालाकी फेल नहीं होगी। उसका कारण है मेरे भाई चालाक, और उसकी वजह से उसका प्रभाव आएगा, फेल नहीं होगी। ठीक है, कारण और प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें कथन में। अब और रिलेट करो इससे एग्जाम्पशन से। बहुत चालाक लोग फेल नहीं होते हैं, बात ठीक है, इसी से तो रिलेट करवा रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है, लड़की फेल नहीं हो सकती भाई, वो कितने भी सामदाम दंड भेद लगाए लेकिन फेल नहीं होगी, इतनी चालाक है। चालाक होने के लिए क्या लिखा हुआ है? बहुत चालाक है। लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है। और मेरे भाई इसकी पूर्वधारणा दे रहा है बहुत चालाक लोग फेल नहीं होते, डायरेक्ट रिलेट कर रहा है मेरे भाई, ठीक है पूर्वधारणा। ये लिखा हुआ वेरी क्लेवर पीपल डू नॉट फेल, तो इसी से रिलेट कर रहा है कि बहुत चालाक लोग होते हैं वो फेल नहीं होते हैं भाई। इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। जब आपके सामने पेपर में क्वेश्चन होता है, आपको बता दें, आप कभी देखना अगर लड़के के मॉक टेस्ट अगर कोई लगा रहा हो तो कभी आप एकदम आंख बंद करके यकीन मत करना उस पर। जो ऑनलाइन में भी दुनिया चल रही है, बहुत से लोग अपने अपने स्कोर कार्ड शेयर करते हैं, उन पे विश्वास कतई मत करना। लोग दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है वास्तव में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, प्रैक्टिकल देखा है रियल एग्जाम में और मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट लोग कभी कभी नकल करके दिखा देते हैं और लगा दिया। अभी रील्स बहुत आ रही है यूट्यूब पे, रील्स लगा देते हैं मेरा स्कोर ये, आज की इसका स्कोर ये, बहुत तंगड़ा तंगड़ा स्कोर दिखाते हैं। भाई अच्छा स्कोर देखेगा तभी तो तुम उनकी रील देखोगे, तभी तो तुम उनको सब्सक्राइब करोगे। भाई लड़का होशियार है, अच्छी गाइडेंस देगा, सब्सक्राइब कर दो इसको। ये वाला बहुत बड़ा खेल चल रहा है, शायद हर बच्चा नहीं समझ पाता इसको कि क्या खेल हो रहा है इसमें। हर एक ईमानदार नहीं है लोग यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे अगर कोई चीज़ डाल रहा है तो ईमानदार लोग बहुत कम है। लोग मार्केट को एकदम से हाइप करना चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा बोलबाला रहे मार्केट में। ये बहुत गलत चीज़ें दिखा के थोड़ा सा बच्चों को मीठी गोली दे के ये वाला काम चल रहा है, तो उससे थोड़ा होशियार रहना है। आपको अपना रियल देखना है स्कोर। अभी पिछली भर्ती की अगर बात बताएं, हमने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जिनके 250 नंबर आते मॉक टेस्ट में, और इस वाली भर्ती में फेल बैठे हैं। और वो भी लड़के हैं जो कभी स्कोर कार्ड नहीं दिखाया उन्होंने मॉक टेस्ट का, वो इस बार सेलेक्ट बैठे हैं। क्योंकि यार दिखावा में और बहुत अंतर हो जाता है रियलिटी में। भाई रियलिटी में जब एग्जाम में जाओगे, वहाँ पर नया क्वेश्चन जब फेस करोगे, तब वहाँ पे कोई नकल नहीं हो पाएगी, रीअटेम्प्ट का कोई मौका नहीं होगा। घर में बैठे कैसे भी करके दिखा दो किसी को। हम अगर तुम्हें दिखाना चाहें मॉक टेस्ट लगा दें, देखो हमारे 90 नंबर, तो हाँ है 90 यार, विश्वास कर सकते तुम भी। और हो सकता है मैं उसको रीअटेम्प्ट करके दिखा दिया हो तुम्हें, हो सकता है दूसरी आईडी से अटेम्प्ट करके दिखा दिया हो। तो रियल वाले एग्जाम में जब नए क्वेश्चन फेस करते हैं, उस टाइम तुम क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हो वो बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन जब पेपर में बैठे होते हैं, उस टाइम तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना हावी कर रहा है, पता चला तुम टाइम ही देखे जा रहे हो, पूरे टाइम गया, दोनों चीज़ें होती हैं। टाइम का होता है भाई, टाइम भी देख के चलना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं देख रहे भाई, टाइम ही देखे जा रहे हो तुम। भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने नया, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, परीक्षा होते टाइम क्वेश्चन को बड़े शांत दिमाग से पढ़ो और उत्तर दो। उत्तर दे पा रहे हो तो सही, नहीं तो अगले पे जंप करो। अगले पे जंप करते करते अगर सब क्वेश्चन हो जाएं, फिर दोबारा से बैक आ जाओ भाई जहाँ से हम छोड़ के चले थे। एग्जाम का ये नियम होता है परीक्षा का। ऐसा नहीं क्वेश्चन को ईगो पे ले गए, पता चला हम घड़ी का सवाल करके गए, घड़ी पूरी अच्छे से जा रही है, एक क्वेश्चन आ गया हो ही नहीं रहा। यार हो क्यों नहीं रहा, घड़ी तो बहुत अच्छे से करी थी यार, हमने 200 क्वेश्चन लगाए थे। छोड़ो तुरंत क्वेश्चन। एग्जाम के टाइम में ये बहुत मायने रखता है कि तुम्हें स्किपिंग मेथड कितना आता है,
क्वेश्चन को कितनी जल्दी स्किप कर जाते हो। अगर आ रहा है तुम्हारे लेवल का है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो भाई, क्यों टाइम बस वेस्ट कर रहे हो। तो ये वाला थोड़ा सा ईमानदार अपने मॉक टेस्ट में भी रहना है और किसी को दिखाना नहीं है भाई। अपने आप खुद लगाओ और खुद को एनालाइज करो, गलतियां लिखो। अगर तुम्हें ध्यान नहीं रहता किस में गलती कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। ये गलतियां सुधरते सुधरते एक टाइम वो आता है कि आपकी गलतियां बहुत कम हो जाती हैं, पता चलता है वो गलती पिछली बार हुई थी वो अगली बार नहीं हो रही है। आ जाओ भाई। अच्छा ये वाला समझ में आ गया है? क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ो बेटा। ये लिखा हुआ है, हमारा कथन दे रखा है, हमारा कथन बेटा दे रखा है कि सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं। सेब बुरे होने के लिए बहुत, ये उसी प्रकार से लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है। इसका मतलब लड़की अच्छी है वो। और ये वैसे ही लिखा हुआ है, एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी वेड, कि अगर आप सेब को बुरा कहोगे तो ये कहोगे बहुत महंगे इसलिए बुरे हैं। इसका मतलब सेब तो अच्छे हैं। ये मीनिंग दे रहा है सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं। सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं, इसका मतलब मैंने ये कह दिया, मान लिया कोई सेब कोई फल है वो 200 रुपया किलो बिक रहा है। अरे यार कह देते यार अच्छे नहीं यार वो नहीं खाएंगे। 30 रुपये वाले चीकू बिक रहे हैं, वो तुलवा लो 2 किलो, घर पे ले चलेंगे आराम से, गुठी निकाल निकाल के खाएंगे। खा लो जाके। तुम सिर्फ ये कह लोगे भाई बुरी है वो चीज़, 200 वाली अच्छी नहीं है। भाई ये है कि अंगूर खट्टे हैं जब ना मिले, वैसे ही कुछ मीनिंग दे रहा है यहाँ पे कि सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं। इसका एजम्पशन इसमें क्या हो सकता है कि जितना ऊंचा दाम उतनी अच्छी क्वालिटी है उसमें। भाई अगर तुम 200 वाला लोगे तो क्वालिटी भी तो अच्छी होगी, है ना। अगर पता चला, मैंने अभी एक बात किया था कि दांत लगवाने के लिए, मेरा एक दांत खराब हो गया, एक ने कहा एक दांत 4000 का और एक बोल रहा है कि 1500 का, एक बोल रहा 2000 का, एक 2500 का। अब हम क्या कहेंगे? हमने कहा 4000 वाला कहाँ लगवाएंगे बेकार में, तो वो है क्वालिटी, लेकिन हम बुरा बता रहे क्योंकि वो महंगा है ना। हमने डॉक्टर से ऐसे ही बोला 4000 कौन खर्च करेगा, दांत ही तो होगा, तुम 1500 वाला लगाओ, क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई यही तो लिखा हुआ है कि सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं, तो वही कुछ है कि उसके महंगे होने की वजह से तुम उसको बुरा बता रहे हो, है ना। इसका मतलब है जितना ऊंचा दाम होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अच्छा और आगे आ जाओ। केस नंबर 2 जो अभी आपको दे रखा था उसमें कारण और प्रभाव दोनों था कि सेब महंगे होने के लिए तुम बुरे बता रहे हो, कारण भी और उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कथन में ही। अब इस वाले में तुम्हें कारण नहीं दिखाई देगा लेकिन प्रभाव दिखाई देगा। किसमें? कथन में बेटा। इस कथन में ध्यान से पढ़ो, इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या। आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मंत्री जी मर गए, खत्म हो गए, कारण पता नहीं चल रहा भाई। हम अगर ये कहें विस्फोट होने की वजह से मंत्री मर गए, इसका मतलब कारण है विस्फोट और प्रभाव यह है खत्म हो गए वो। मैंने कहा कि बारिश, बहुत तेज बारिश होने के कारण सड़क पर जल भराव हो गया, तो कारण है बारिश हुई और उसका प्रभाव इफेक्ट देखने को मिला कि जल भराव हो गया रोडों पे। कारण और प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वाले में आपको कारण दिखाई नहीं देगा लेकिन इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या, मतलब सुरक्षा तो थी, सुरक्षा पूरी थी एकदम, एनएसजी कमांडो लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हत्या हो गई। तो आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है, इस प्रभाव को डायरेक्ट को इससे अगर रिलेट कर जाए पूर्व धारणा से तब तो पूर्व धारणा ठीक है, अदरवाइज गलत है। देखो पूर्व धारणा एजम्पशन देखो क्या दे रखी है, भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं। क्या ऐसी बात मानी जाती है कि मैंने मान लिया कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपके संग जो गन्ना लगाया मैंने पुलिस वाला लगा दिया, पुलिस में एक दिन कूट दिया किसी ने, तुम्हें रास्ते में जा रहे थे रात में कूट दिया, पुलिस वाला बचा नहीं पाया। अब अगली बार तुम्हारे संग एनएसजी कमांडो लगाए गए, बोले अब तुम्हें कूट के दिखाई। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में धारणा है कि जब हम हाई क्वालिटी का, जब हम सिक्योरिटी लगाएंगे ना, हाई सुरक्षा लगाएंगे, तो हमें कोई मारने की संभावना होगी बहुत कम हो जाएगी ना। ये तुम्हारे दिमाग में धारणा बनी हुई है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा कथन ये था, कितनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, लेकिन आपके दिमाग में पूरी धारणा क्या है पहले से कि भारी सुरक्षा से हत्या जैसी घटनाएं हैं। नहीं तो भारी सुरक्षा क्यों रखे मोदी जी? भाई प्राइवेट वाला गनमैन लगा लें, कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा लें अपने संग, मोदी जी लगा लेंगे? नहीं लगा। भाई 15,000 तनख्वाह वाला लगा लो ना, नहीं लगाएंगे ना। वो भारी सुरक्षा के बीच रहते हैं ना, ब्लैक कमांडो रहते हैं उनके साथ। तो इसको मतलब मोदी जी को पता है कि ब्लैक कमांडो ही संभाल सकते हैं अगर हमारे ऊपर आपत्ति आएगी,
तो ये तो लिखा हुआ है कि भारी सुरक्षा हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती। हम आपको हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिकली ले जा रहे हैं, आप समझो तो कि पूर्व धारणा है क्या, अंदर से आपके अंदर से फील आए कि हाँ अब समझ गए पूर्व धारणा। जब जैसे ही आप ये कहोगे हाँ पूर्व धारणा अब समझ गए, तुरंत आपके सामने क्वेश्चन इतने पुट ऑन करेंगे, सब रेलवे के धड़ाधड़ मारेंगे, भाई करो लगाओ दिमाग। अब आज की क्लास हो सकता है कल की क्लास में कुछ और थ्योरी बतानी पड़े, इसके बाद क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे, 2-3 क्लासें लगेंगी। अगर कथन पूर्व धारणा समझ गए तो निष्कर्ष भी समझ में आएगा। फिर देखो अगला है हमारा, अगला टाइप शुरू हो रहा है इसी में। ये केस नंबर हमारा 3 है। पिछले वाले में कार्ड नहीं था, इस वाले में कार्ड है लेकिन प्रभाव दिखाई। कथन में आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कार्ड दिखाई देगा। तब भी हमें इस वाले को इसी से रिलेट करना है, इधर उधर की बातें हैं उसी से अगर रिलेट कर दे तो ठीक है। देखो शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा है, फिर भी हैजा का कोई, शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा है फिर भी हैजा का कोई निशान। देयर वॉज वाटर लॉजिंग अप टू नी फॉर 4 days, स्टिल नो साइन ऑफ कोलेरा। हैजा का कोई मतलब हैजा का कोई मरीज ही नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपको कार्ड दिखाई दे रहा है लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा है। आपके दिमाग में पूजाड़ा पहले से होती है, अगर पानी भरा रहता है तो हैजा हो जाता है, पानी भरा रहता है तो मेरे भाई कोलेरा हो जाता है। लेकिन इस वाले में कार्ड तो दिख रहा है लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा है। ये कार्ड तो होता है शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा है फिर भी हैजा का कोई मरीज नहीं दिख रहा है। क्या प्रभाव दिखा? कार्ड दिख रहा है तुम्हें, कार्ड साफ साफ दिख रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में पूजाड़ा क्या है? पानी रुकने से हैजा। इस बार नहीं फैला तो क्या पता, नहीं फैला तो हम क्या करें भाई। अब तुमने कहा कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन हमने तंबाकू खाई कैंसर हुआ ही नहीं। इसका मतलब कार्ड तो दिखा रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर प्रभाव नहीं है। अब पूर्वधारणा क्या होगी कि तंबाकू से कैंसर हो जाता है। भाई ये पूर्वधारणा सही माननी पड़ेगी। तंबाकू से कैंसर होता है, मान लिया कोई तंबाकू खा रहा है, वो कह रहा कहा कैंसर नहीं होता भाई, हम तो लगातार खा रहे हैं, रोज केसरिया मार रहे हैं सवेरे शाम, कमला पसंद दाने दाने में केसर का दम भाई साहब ले रहे हैं, हमें भाई साहब दम भी बहुत आ गई तब भी कैंसर नहीं हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है, मतलब उसका कार्ड दिखा रहा है, वो क्या कह रहा है कि हम रोज केसरिया खा रहे हैं तब भी कैंसर नहीं हो रहा है। तो पूर्वधारणा क्या है कि केसरिया तंबाकू से कैंसर होता है, ये वाली पूर्वधारणा सही जाएगी। मतलब कारण तो है लेकिन उसके प्रभाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन किसी किसी में प्रभाव दिख जाता है कि तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है किसी किसी में। तो यही है कि शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा है फिर भी हैजा का कोई मरीज नहीं है, निशान नहीं है। तो इसका मतलब इसका पूर्वधारणा बनी हुई है कि पानी रुकने से हैजा। ये वाली पूर्वधारणा अंतर्निहित होगी कि नहीं होती? अंतर्निहित होगी ये वाली। अच्छा और आगे आ जाओ, तृप्ति समझ में आ रहा है आपके? आ रहा है ना? इसको रिलेट करना हर एक को। अच्छा नंबर 5वां आ चुका बेटा। ये टाइप नंबर 5 है। हमने सबसे पहले आपको सलाह कराया था, फिर आपको एज्यूम करना मान लेना सिखाया था, मान लेने के बाद कारण प्रभाव सिखाया है, कारण प्रभाव के साथ एक चीज और सिखाई थी मैंने शायद, जहां तक हमें समझ में आ रहा है। हाँ तीसरे नंबर पे मैंने डाटा यानी आंकड़ों के आधार पे, जैसे मेरे को क्वेश्चन करा था टीवी, इनमें से ज्यादा अच्छा आंकड़ों के आधार पे कौन सा, सलाह वाला, एज्यूम यानी मान लेने वाला, फिर मैंने आंकड़ों वाला, फिर कारण और प्रभाव वाला। अब 5वें नंबर पे आ गया चेतावनी या अपील या विज्ञापन वाला। अब देखो इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, यहां पर लिखा हुआ बेटा और हमने इस वाले चैप्टर को सैटरडे को इसीलिए शुरू नहीं किया था। शुरू करते शायद हम अच्छे से आपको नहीं समझा पाते, इससे प्रैक्टिकल खुद पढ़ के आना पड़ता भाई। अगर आपको चैप्टर को कायदे से बच्चों के साथ डिलीवर करना है, अगर आप चाहते हो हमारा बताया हुआ कंटेंट 100% बच्चे के पास पहुंच जाए, तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। वास्तव में पढ़ के आना पड़ा। ये कल मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, फिर उदाहरण बनाए इसके कुछ, हमने कहा कैसे इस वाले चैप्टर को, इस वाले क्वेश्चन को कैसे समझा पाएंगे बच्चों को। पहले भाई आपके सामने कुछ बच्चों के सामने नया चैप्टर होगा, ये कुछ बच्चों के साथ दोबारा कर रहे होंगे, तो नया बच्चा तो इसमें कन्फ्यूज होता तुरंत कि यार ये चल क्या रहा है, हमने तो दुनिया में अभी तो इंटर करके आए हुए हैं, इंटर में पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ, और ये आपके सामने बिल्कुल नई चीज़ है वास्तव में। जो नया बच्चा होगा यार पूर्वधारणा ये क्या करवा रहे सर जी, पता नहीं यार। तो आपको कई सारे क्वेश्चन हमें कराने पड़ेंगे,
प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा, तब आप इसको बात को समझ पाएंगे। हाँ, कथन पूर्व धारणा का मतलब ये है सर जी, ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है पर ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसीलिए तो उतने उदाहरण करा है, इतने टाइप में करा रही। चाहते तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते थे, उसमें समझा सकते थे, लेकिन उसमें टाइप वाइज नहीं हो पाता भाई। अगला देखो, इसमें चेतावनी या अपील या विज्ञापन निकाला जाएगा। देखो, यदि तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। एक माँ ने एक बच्चे से अपनी मम्मी कहती है, मम्मी अपने बच्चे से कहती है, भाई साहब उदम काट रहा होगा, भाई उदम इतना काट रहा, मान नहीं रहा भाई साहब, तुरंत आटा फैला दे रहा, कुछ भी रखा हुआ सब्जी फैला दे रहा, भाई मन कर रहा भी फैला दे रहा, निकल जा रहा भाई, जीने से उतर जा रहा, ऐसे काम हो रहे हैं, बच्चे ऐसे करते लगातार। तो भाई मम्मी कहती अगली बार तुमने गलती करी, अभी तुमने मुझे और परेशान किया, तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। अब भाई देखो इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है, अजम्पशन देखो क्या है। इंग्लिश वाला पढ़े क्या, किसी बच्चे को इंग्लिश अगर चाहिए सामने लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं रहे, छोड़ रहे हर बार। लिखा हुआ है, इफ यू प्रोवाइड मी आई विल स्लैप यू अ मदर टू हर चाइल्ड। बच्चा और परेशान, क्या ये पूर्व धारणा सही है? हाँ सही है। इसका मतलब मम्मी जानती है कि अगर हम इसको पहले से घसीट देंगे ना तो फिर आगे गलती नहीं करेगा, है ना। तो मेरे भाई ये ठीक है पूर्व धारणा, अंतर्निहित है ना ये वाली बात कि भाई साहब मानता नहीं है आदमी, तो भाई साहब दंड दे दो, उसको दंडित कर दो, जब उसको पनिशमेंट मिल जाएगा तो मान जाएगा। ये पहले की धारणा बनी हुई है हमारी कि अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है तभी वो सुधर जाता है ना। अगर कोई मान लिया चोरी कर रहा मान नहीं रहा, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता, बांध के मार दी जाती है भाई साहब, बांध के मार लगती है ना, फिर वो मान जाता है। इसका मतलब पहले की धारणा बनी हुई है, अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट दे दो तो सुधर सकता है वो। तो वैसे ही यहाँ पर एक मम्मी अपने बच्चे पे अप्लाई कर रही है, अगर तुम परेशान करोगे थप्पड़ मार दूंगी, तो बच्चा गलती क्यों, थप्पड़ लगेगा भाई, तब थप्पड़ लग जाएगा। ये वाली पूर्व धारणा सही है। अच्छा अगले उदाहरण पे आता हूं। बेटा अगला हमारा छठा टाइप है अपील करना, ठीक है। आपको हम छठे टाइप पे ले आए हैं, पूर्व धारणा के छठे टाइप पे एजम्पशन वाला छठा टाइप कर रहे हैं। और यकीन मानो अगर आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पूर्व धारणा शायद अब कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट मारोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, इतने अच्छे से बता रहे हैं। भूकंप पीड़ितों की मदद करें, एक अपील करी गई है। अपील का मतलब समझ रहे हो, एक ये कहा गया कि मेरे भाई जो भूकंप आ गया है उनकी मदद करो, एक अपील करी गई है। और ये आपका दिया हुआ क्या बेटा, कथन दे रखा है, एक स्टेटमेंट बोला गया है, भूकंप आ गया उनकी मदद करो, एक अपील करी गई है। अच्छा दूसरा देखो, इसके एजम्पशन क्या होगी, भूकंप पीड़ितों की दशा, तभी तो यही कहा गया है भाई भूकंप पीड़ितों की दशा देनी है। अब पता ही क्या बोला जाए, भूकंप पीड़ितों की मदद करें अपील, और एजम्पशन बोल दे भूकंप पीड़ितों की दशा एकदम एयर कंडीशन है, कोई जरूरत नहीं है भाई, तो वो ज़्यादा गलत है भाई। भूकंप में दिक्कत होती है लोगों को, ये आपको पता होना चाहिए। आपको सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, सोशल लाइफ में ऐसा होता है, भूकंप आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको मदद की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि भूकंप पीड़ितों की दशा होती है वो कैसी होती है, इसीलिए तो आपको हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए तो ये अपील करी गई है। क्या इसमें मीनिंग पहले का हेडिंग दे रहा है? हाँ, इसी के अंदर का मीनिंग दे रहा है। अगर मीनिंग छुपा हुआ निकले, उसके चिपका हुआ मीनिंग निकले, इसका मतलब पूर्व धारणा है। अब पता चला कि ये लिख दे भूकंप, इंडिया में भूकंप आ गया, और लिख दे कि भूकंप में 350 लोग मारे गए, तो पूर्व धारणा नहीं होगी, निष्कर्ष हो जाएगा ये कि भूकंप आने की वजह से 350 लोग मर गए, तो निष्कर्ष हो गया किसकी वजह से, भूकंप आने की वजह से 350 लोग मारे गए, है ना। और ये पूर्व धारणा है कि भूकंप पीड़ितों की दशा देनी है, इसलिए आपको मदद करनी चाहिए, है ना। क्या उदाहरण आप रिलेट कर पा रहे हो? अगला एक उदाहरण आपके सामने पेश हो रहा है। चलो छोड़ो, इधर आ जाओ। ये लिखा हुआ है कि हमारे संस्थान में आए, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। एक क्या निकाला गया है, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है
कि आप हमारे संस्थान में अगर हम ही निकाल दें कि हम आपके पुलिस की परीक्षा निकालने की गारंटी लेते हैं, हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लो, मैंने निकाल दिया, इसका मतलब इसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या हो सकता है? हमारा अंदर का मीनिंग ये हो सकता है भाई, जब मैं ऐसा कुछ लगाएंगे तो लोग कहेंगे यार यहाँ पर तो गारंटी ली जा रही है, यहीं पे चलो। तो हमारा क्या है, मार्केट को कैप्चर करने का टारगेट हो रहा है। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि हम गारंटी दे सकते हैं सभी को, भाई तुम पढ़ो ना और हम गारंटी लिए बैठे, कि तुम गारंटी लो और हम पढ़ ही नहीं रहे, ले लो रिजल्ट 100%। मेरे भाई यही तो लिखा हो, हमारे संस्थान में आए, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं कि विज्ञापन, और इसके की पूर्व धारणा क्या हो सकती है? छात्र विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे। क्या होंगे? आकर्षित होंगे। भाई अपने यहाँ 10th 12th का बैच नहीं चलता है, और 10th 12th का हम क्या करें भाई, हम एक पूरा सा वो निकालें विज्ञापन, एक बड़ा सा बैनर लगा दें, और बैनर पे लगा दें मैंने इस बार 100 बच्चे पढ़ाए और 100 बच्चों के 80% से अधिक अंक हैं, और सबके फोटो लगा दें, और मैं एक लगा दे बंगला पे, एक इधर सरायटा पे, एक इधर पड़ाव पे, चारों तरफ लगा दें भाई। भाई 100% यहाँ पर बच्चे आएंगे देखने, आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई इस पर यही तो लिखा हुआ है, छात्र विज्ञापन की ओर आकर्षित होते हैं। हमें रिजल्ट क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि बच्चे समझे हाँ यहाँ से रिजल्ट आए, बच्चे इससे अट्रैक्ट होंगे। अगर रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे? समझ पा रहे हो? ये अपने बैनर पे जो फोटो लगे हुए हैं इसीलिए तो लगवाए हैं कि बच्चे आए, हाँ यहाँ पर कुछ छात्र पहले सफल हो चुके हैं, उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। समझ पा रहे? विज्ञापन इसीलिए दिखाया जा रहा है। तो मेरे भाई ये पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी कि नहीं होगी? पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी। समझ पा रहे हो? आ रहा है समझ में ना? ठीक है ना? आ गया? तो नींद तो नहीं आ रही भाई। अब आ जाओ अमान्य पूर्व धारणाएं। हम आपको अमान्य पूर्व धारणाएं कराने जा रहे हैं। एक बार हम देख लें कितना कहाँ चल रहा है हमारा सिस्टम। भाई ऐसा करते हैं, अमान्य पूर्व धारणाओं को हम कल करा देते हैं, सही है? अमान्य पूर्व धारणाओं को 10:30 बज गए, कल करा देंगे। कल की क्लास में थ्योरी और हो सकती है, हो सकता है टाइम मिल गया तो हम क्वेश्चन कल ही शुरू कर सकते हैं, और क्वेश्चन से ही आप में सुधार आएगा। जो आप में निखार आना है, जो आप में धार लगनी है, वो क्वेश्चन से लगेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी पेपर को निकालना है तो प्रैक्टिस ही तुम्हें निकलवाएगी, थ्योरी नहीं कि निकलवाएगी। थ्योरी तुम पढ़ बैठे हो, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई बहुत नीचे चले जाओगे। प्रैक्टिस तुम्हें वहाँ ले जाएगी भाई साहब, अर्श से फर्श से अर्श पे बैठा देगी जाके, यकीन मानो। प्रैक्टिस ही ले जाएगी तुम्हें ऊपर, अगर तुम पहले पढ़ चुके हो। चलो मेरे भाई अब शुरू करते हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।